प्रायोजक हैं MDH। नमस्कार, स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने आज एक और स्वर्णिम अध्याय लिखा, जब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में अनेक राष्ट्र प्रमुखों, अनेकानेक गणमान्य व्यक्तियों, नामचीन हस्ती इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने और दुनिया साक्षी बनी भारत के सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों की। दुनिया साक्षी बनी विकसित भारत का संकल्प लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नए सरकार के गठन की, और एक ऐसी सरकार जो सर्वमत की सरकार है। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि कौन कौन मंत्री बना, और अगले 1 घंटे के दौरान हो सकता है किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा, इसकी भी लिस्ट आ जाए। लेकिन आज भारत ने इतिहास लिख दिया है। भारत की ओर पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई थी और 60 साल के बाद भारत ने इतिहास रचा है। एक सरकार लगातार तीसरी बार चुनी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इससे जुड़ी हुई सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राजनीतिक इतिहास में खींची नई लकीर, लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुए भव्य समारोह में दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण समेत 30 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत सहयोगी दलों के सांसद भी बने मंत्री। अनेक नए चेहरों को भी मंत्रिपरिषद में मिली जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका और मालदीव से आए मेहमान रहे मौजूद। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राजनयिकों, प्रमुख दलों के नेताओं समेत गणमान्य हस्तियां बनी भव्य समारोह की साक्षी। उद्योग और फिल्म जगत की हस्तियों के साथ ही धर्माचार्य भी हुए शामिल। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, भारत में चीन के राजदूत जू फेई होंग, मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद सहित कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हमले के कारण खाई में गिरी बस, 8 लोगों के मारे जाने की खबर। शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी बस। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जारी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को लगे शुरुआती झटके। और आइए अब खबरों को विस्तार से आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में हजारों अतिथियों के साथ साथ कई देशों के प्रमुख भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 1962 के बाद ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है।
राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में ये पल सशक्त नेतृत्व पर देश के मजबूत विश्वास का गवाह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। 1962 के बाद ये पहली बार है जब देश में किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा कार्यकाल मिला है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों अतिथियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। इस ऐतिहासिक अवसर का गवाह बनने के लिए कई राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद थे। मेहमान नेताओं में प्रमुख पड़ोसी देशों के नेता भी शामिल थे। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण कई मायनों में ऐतिहासिक है। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से अब तक मोदी लगातार किसी न किसी सरकार की अगुवाई करते रहे हैं। 2001 से 2014 तक गुजरात की जनता उन्हें लगातार भारी जनादेश देती रही और उनके नेतृत्व में राज्य ने विकास की ऐसी इबारत लिखी जो देश के लिए नजीर बन गई। 2014 में देश भर की जबरदस्त आशा आकांक्षाओं के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला और तब से देश हर बार उन पर विश्वास जता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल सबका साथ सबका विकास की नीति, सुशासन सुनिश्चित करने और मजबूत फैसलों को समर्पित रहे। 2024 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सामने आया जनादेश युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का जीवन बेहतर बनाने का सिलसिला जारी रखने का जनादेश है। ये जनादेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के विजन पर देश के भरोसे का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, ये लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की तीसरी बार लगातार आज सरकार का गठन किया। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर पर डालते हैं एक नजर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं किसी भी देश का नेतृत्व जब ऐसे हाथों में हो जिसकी सोच रचनाशील और दृष्टि विकासशील हो, तो वो राष्ट्र विकास के हर स्तर पर तेज गति से आगे बढ़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल अपनी सोच और दृष्टि से प्रगतिशील हैं, बल्कि अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनसे जुड़ जाने की कला में भी बेहद सामर्थ्यवान हैं। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये उनकी बेहतरीन संवाद कला का ही नतीजा है कि देश हो या विदेश, हर जगह जनता उनसे जुड़ जाती है और उनके व्यक्तित्व का आकर्षण और जादू लगातार बढ़ता चला जाता है। देश की जनता में उनकी लोकप्रियता का नतीजा है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जो 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है
कि उन्होंने सरकार में राज्य स्तर पर बिना विधायक बने सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसी तरह वो 2014 में पहली बार सांसद बने और फिर देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। नरेंद्र मोदी की यात्रा वडनगर की गलियों से शुरू होती है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। वडनगर रेलवे स्टेशन पर नरेंद्र मोदी के पिता की चाय की दुकान थी, जहां वो खुद भी 8 साल की उम्र में चाय बेचा करते थे। बाद में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 20 साल की उम्र में वो आरएसएस के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1995 में वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और दिल्ली आ गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के संगठन महासचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी उपचुनाव में कुछ राज्य विधानसभा सीटें हार गई। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका सफर 2014 तक जारी रहा। 2014 में वो वक्त आया जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकलकर देश की कमान संभाली। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पहला 5 साल का कार्यकाल बेहद शानदार तरीके से गुजारने के बाद देश की जनता ने दोबारा उन्हें जनादेश दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराकर वो फिर से सांसद बने और फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभाली। उनका ये कार्यकाल निर्णायक फैसलों का रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। महिला आरक्षण और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के बड़े फैसलों में शुमार है। इन्हीं फैसलों और मोदी की गारंटी की बदौलत जनता ने 2024 में मोदी को फिर से सिर आंखों पर बिठाया और एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। जनता के इसी प्यार और आशीर्वाद से 2024 में तीसरी बार देश की बागडोर संभालकर नरेंद्र मोदी ने नया इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हमारे साथ एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन मोहन जेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जेड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार आज प्रधानमंत्री की शपथ ली है और 60 के दशक में अगर हम जाएं तो 60 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब भारत में तीसरी बार लगातार एक ही प्रधानमंत्री बने हैं। काफ़ी एक सशक्त नेतृत्व भारत को मिला है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम 60 के दशक की बात करें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की परिस्थितियां और आज की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। उस समय एक कांग्रेस सबसे बड़ा दल हुआ करती थी और बाकी जो दूसरी पार्टियां होती थी वो उनमें और कांग्रेस के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होता था। अगर कांग्रेस 200 सीटें ला रही है तो वो पार्टियां 25-30 सीटें उस समय लाती थी। आज एक विपक्ष बहुत मजबूत है। इस मजबूत विपक्ष होने के बावजूद बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। इसके बावजूद ये 62 साल के बाद ऐसा हुआ कि लगातार एक सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है और अगर हम एनडीए के बहुमत को देखें तो क्लियर कट बहुमत के साथ आई है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक घटना इस पिछली सदी की सबसे बड़ी घटना है और 62 साल का हम कहेंगे कि इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और अभी हम तो ये कह रहे हैं कि अभी ये सरकार 5 साल अपना कार्यकाल शानदार तरीके से पूरा करेगी, लेकिन 2029 के लिए भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई। जिस प्रकार से सरकार लगातार काम कर रही है, जिस प्रकार से जनता उसके कामकाज को पसंद कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये उम्मीदें आगे भी बनी हुई हैं और हो सकता है कि कोई नया रिकॉर्ड बने। अभी एक रिकॉर्ड की बराबरी किया, हो सकता है आगे कोई एक नया रिकॉर्ड कायम हो। मदन मोहन जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो आज मंत्रिमंडल का स्वरूप आपने देखा, 30 कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 36 राज्य मंत्री, जो पूरा का पूरा कैबिनेट देखते हैं, वो स्वरूप कहीं ना कहीं भारत की भौगोलिक विस्तार, भारत के राजनीतिक सशक्तता, भारत के राजनीतिक बहुलता का भी प्रतीक है, जिसमें चाहे अगर देखें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सभी लोगों को समाहित किया गया है। एक एनडीए एक ऐसा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं है,
बहुमत नहीं सर्वमत की सरकार है। जो सर्वमत की बात कही जाती है वो कहाँ आपको कितना परिलक्षित होता वर्तमान मंत्रिमंडल के स्वरूप में? बिल्कुल, जैसे जब ये चुनाव के नतीजे आए थे कुछ दिन पहले, तो ये बातें लगातार इस तरह से आ रही थी कि इस बार तो एनडीए की सरकार बनी है, जो घटक दल है वो बड़ा दबाव बना लेंगे सरकार पे, बहुत सारे मंत्री पद ले लेंगे। लेकिन आज जब सरकार बनी है तो हम देख रहे हैं कि 5 कैबिनेट मंत्री घटक दलों से लिए गए हैं। 2014 में जो कैबिनेट जो सरकार बनी थी एनडीए की, बीजेपी की, उसमें बहुमत था, उसमें भी 5 कैबिनेट मंत्री थे। 2019 में 4 कैबिनेट मंत्री थे। तो टोटल आज हम देखें अगर 71 मंत्रियों में तो 12 मंत्री हैं जो घटक दलों के हैं। तो करीब करीब यही स्थिति पहले भी रही है, जबकि पहले बीजेपी अगर चाहती तो उसे किसी घटक दल के सहयोग की जरूरत नहीं थी, तब भी उसने अपने घटक दलों को इस सरकार में बराबर की भागीदारी दी थी। ये दर्शाता है कि बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बात कहती है वो जनता के लिए तो कहती है, जो उसके राजनीतिक सहयोगी हैं उनको भी बराबर सम्मान देती है। ये सम्मान उसने पहले भी दिया है, अब भी दिया है। और ये जो अटकलें थी कि इस बार बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे घटक दलों के, वो अटकलें करीब करीब खारिज हो गई हैं। कुछ मंत्री पहले से ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह की अटकलें लगी थी। एक तो ये बात इससे क्लियर होती है। दूसरे, उसमें हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया गया। जैसे केरल में अभी तक बीजेपी के कोई सांसद नहीं जीतता था, तो केरल का प्रतिनिधित्व आमतौर पर नहीं हो पाता था, या केरल के सांसद को अगर लेते भी थे तो किसी दूसरे स्टेट से राज्यसभा का सांसद बना के लेते थे। लेकिन इस बार केरल के को भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार और भी कई स्टेट हैं जहां पर बीजेपी ने शुरुआत की, पहली बार जीती है, तो वहां भी इस तरह से मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे पंजाब में एक अच्छे लीडर थे जो बीजेपी के पास, बहुत पुराने नेता थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो वो इसलिए शामिल किया गया क्योंकि पंजाब को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। तो मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल के गठन में राज्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। भले ही वहाँ से बीजेपी की सीटें एक आई हो, भले ही बीजेपी की सीटें वहाँ से नहीं आई हो। जेड़ा जी, एक तो हम दर्शकों को ये बता दें कि लगातार हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कौन मंत्री बना और उनकी क्या कुछ बैकग्राउंड है, उनका पूरा जो प्रोफाइल है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे सवाल ये है कि जब ये चुनाव का परिणाम आया था, उस वक्त जिस तरह के परिणाम आए थे, उसके बाद कई तरह के सवाल किए जा रहे थे कि भाई किस तरह से ये गठबंधन होगा, गठबंधन आगे कैसे चलेगा। लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि जब भी इस तरह के गठबंधन की सरकारें बनती हैं, काफ़ी रस्साकशी खींचतान होती है मंत्री पद को लेके, मंत्रियों को लेके, मंत्रियों की संख्या को लेके। हमने पिछले 2-3 दिन में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कितनी बड़ी सफलता है? नहीं, उसकी 2 वजह हैं। जो जिन गठबंधन सरकारों का हम जिक्र कर रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, वो पहले वो बहुत कम नंबर की हुआ करती थी। जैसे इसकी शुरुआत बीपी सिंह के कार्यकाल से हुई, उसमें उनके 143 सीटें आई थी, उन्होंने सरकार बना ली थी, वो सरकार नहीं चल पाई थी। उसके बाद अगर हम वाजपेयी गवर्नमेंट को देखें, पहले तो उनकी भी सीटें 145-46 के आसपास थी। दूसरी बार आई उनकी 182 सीटें आई थी, तब भी वो सरकार नहीं चल पाई थी। तीसरी बार जब फिर 182 सीटें आई थी तो उन्होंने फिर सोचा कि जब बार बार वो नंबर वहीं पर अटक जा रहा है तो इस बार सरकार बनानी चाहिए। तो उस समय सरकार बनाई गई थी, लेकिन उस समय कैबिनेट ये नया प्रयोग था इस समय 5 साल सरकार चलाने का। हालांकि वो सरकार 5 साल चली थी, लेकिन उस सरकार में सहयोगी दल ज़्यादा हावी थे क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा था। 182 सीटें बीजेपी के पास थी, बाकी सहयोगी करीब 90 सीटें आपको सहयोगी दलों से का साथ लेना पड़ा था 90 सीटों पर। लेकिन इस सरकार को अगर हम देखें तो इस सरकार में 240 सीटें बीजेपी की अपनी हैं। ये 272 का नंबर चाहिए हमें, 240 सीटें अगर आपके पास पहले से हैं तो वो एक मजबूत स्थिति है। अगर हम पिछले इतिहास में सरकार की तुलना करें तो हम नरसिम्हा राव की सरकार से काफ़ी हद तक तुलना कर सकते हैं, जब 244 सीटें आई थी नरसिम्हा राव की। तो 240 और 244 में करीब ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसी स्थिति है। अब आप देखिए, नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल चली थी और उस सरकार के कार्यकाल के दौरान में सबसे मजबूत फैसले लिए गए थे। नई आर्थिक नीतियां उसी सरकार में लागू हुई थी। आर्थिक नीतियों का मुद्दा सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है उन नीतियों को लेके, क्योंकि पहली बार नई आर्थिक नीतियां पूरी दुनिया में लागू हो रही थी। किस्म किस्म की लोगों के दिमाग में शंकाएं थी कि भाई ये आर्थिक नीतियां कहीं हमारा कारोबार तो चौपट नहीं जाएगा, कहीं देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन उस समय भी सरकार ने कड़ा फैसला लिया था। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस सरकार की तुलना करें, हम उस समय की एनडीए सरकार न करके हम उसको नरसिम्हा राव सरकार से कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात एक और है जो लोग ये भी कहते हैं आजकल कि क्या मोदी जी ने 2 बहुमत की सरकारें चलाई हैं, अब क्या वो विपक्षियों के दबाव में आ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ने भले ही पहली बार इस तरह से कम अल्पमत की सरकार चला रहे हों, लेकिन उनको
अच्छा अनुभव है इस तरह के मामलों को हैंडल करने का। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वाजपेयी सरकार गठबंधन की सरकार थी, उस समय जो मोदी जी थे उस समय पार्टी के, भाजपा के संगठन महासचिव थे और पर्दे के पीछे वो बहुत सारा चीज़ों को बैलेंस करते थे। तो सहयोगी दलों से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे जूझना है, कैसे उनको संतुष्ट करना है, तो ये इसका अनुभव उन्होंने बहुत पहले हो गया था। मदन मोहन जी, अगर देखें जो स्पेशल 72 का ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल आ रहा है, किस रूप में आप देखते हैं? युवा ऊर्जा का बेहद समुचित समावेश और साथ ही साथ अनुभव का, बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत इससे पहले के। मुझे लगता है कि इसमें मोदी जी ने सबसे अपनी जो पुरानी टीम है, जो पिछले कैबिनेट की टीम है, उस पर उन्होंने भरोसा किया है। चाहे वो 4-5 जो बड़े मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, या वित्त मंत्री हो, या विदेश मंत्री हो, और इसके अलावा भी जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय के हैं। अभी हालांकि विभाग क्या मिलेंगे अभी ये साफ नहीं हुआ है, रात तक होगा, कल होगा, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपनी टीम पे पूरे भरोसा किया जो पिछली टीम थी। और चाहे राज्य मंत्री भी बहुत सारे रिपीट हुए, पहले के रिपीट हुए, और मैं मानूंगा कि करीब 70% कैबिनेट आपकी पिछली रिपीट हुई है। विभाग उनके अगर चेंज होते हैं तो वो आगे 1-2 दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा किया है। और पिछले अगर हम 5 साल और 10 साल के कार्यकाल को देखें तो वो एनडीए का सरकार का कार्यकाल बहुत शानदार रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। उसी टीम पर उन्हें भरोसा जताते हुए तीसरे टर्म में, जिसमें उनका उद्देश्य है कि देश को हम आगे की ओर ले जाएंगे, देश को हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उसमें उसने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा किया। ये बड़ी बात है। मदन मोहन जी, पिछले 10 सालों को हम देखें तो 10 साल में भारत पूरी दुनिया में काफ़ी सशक्त हुआ है और खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में एक सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं। चाहे दुनिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, रूस यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके प्रधानमंत्री ने अपनी राय रखी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कई सारे सॉल्यूशन भी दुनिया को दिए हैं। अब जब भारत में एक इतिहास बना है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली है, तो इसका कितना बड़ा फ़र्क जो भारत का रुतबा है पूरी दुनिया में जो लगातार बढ़ रहा है उस पर पड़ेगा? देखिए, जब से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है तो मोदी जी का कद सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ा है, पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि जो चाइना, जो पीठ पीछे हमारे बहुत कुछ करते रहता है, उसने भी ये उम्मीद जताई है कि तीसरे कार्यकाल मोदी से हमारे आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। एक तरफ चाइना बहुत सारी चीज़ें करते रहता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने आर्थिक संबंध मजबूत करने को तैयार है। और भी चाहे जो भी जो भी देश हैं वो लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे कि नई सरकार के आने से हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। और जैसे अमेरिका जो बाइडेन ने भी खुद मोदी जी को फ़ोन करके बधाई दी है, रूस के प्रधानमंत्री ने, रूस के राष्ट्रपति ने बधाई दी है, तो इस प्रकार जितने भी प्रमुख देश हैं सब बधाई दे रहे हैं। और अब ये जो कि शपथ लेने के बाद जो G7 में मोदी जी हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ये बात और स्पष्ट होकर दिखेगी कि किस प्रकार भारत का एक विश्व में भी एक दबदबा बढ़ रहा है और कैसे जो विश्व की जो नीतियाँ बनती हैं उसमें प्रमुखता से भारत को सुना जाता है। ये अभी हम G7 की बैठक में देखेंगे, जिसमें स्पेशल विशेष रूप से भारत को आमंत्रित किया जाता है। हम चर्चा जारी रखेंगे मदन मोहन जेड़ा जी आपसे, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। इसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज हुए ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया और उनके साथ साथ 72 मंत्रियों ने मंत्रिपरिषद के का जो आकार रहा वो 72 मंत्रियों का रहा। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जैड़ा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच में एक ट्वीट किया है जगन मोहन रेड्डी ने, वो ट्वीट हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ वाईएसआर कांग्रेस के वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। मदन मोहन जैड़ा जी, किस रूप में आप देखते हैं कि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नेशन फर्स्ट और साथ ही साथ राष्ट्र प्रथम के साथ साथ एक सर्वानुमति और सर्वमत की सरकार का गठन किया गया। जिस तरीके से विदेशी मेहमान रहे, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, भारत की जो नीति है वो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देशों को साथ लेकर नेबर फर्स्ट की, अगर नेशन फर्स्ट की बात है तो नेबर फर्स्ट के साथ साथ, और साथ ही साथ हमारी डॉक्ट्रिन है सागर, सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। क्षेत्र में हम किसी बड़े भाई जैसी भूमिका में नहीं, सबके विकास की बात करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कैसे ये पूरी दुनिया ने एक बार देखा भारत के इस उदारवादी दृष्टिकोण? निश्चित रूप से, जैसे जब भी तीसरी बार ये हो रहा है, जब भी ऐसा शपथ ग्रहण समारोह पहले भी 2 बार हुआ था, तो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हमेशा उनको एक तरजीह दी गई, उनको इनवाइट किया गया। जैसे इस तरह के जब समारोह होते हैं तो आप चाहें तो और बड़े बड़े लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक भारत की नीति रही है कि अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको वो पहली प्राथमिकता देता है, और सिर्फ ऐसे प्राथमिकता सिर्फ ऐसे समारोह में बुलाने के लिए ही नहीं देता। जब भी कोई मुसीबत उन पर आती है तो सबसे पहले पड़ोसी देशों की मदद के लिए वो आगे रहता है। चाहे वो कोरोना का मामला हो, श्रीलंका में बहुत सारे संकट आए, उस समय की स्थिति हो, हमेशा भारत ने उसको मदद की है। और हमने ये भी देखा है कि जो भी पड़ोसी देशों के साथ हैं, भारत ने लगातार उनको हर किसी मामले में मदद की है और उनके साथ अपने संबंधों को नेबर फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाते हुए उनके साथ आगे बढ़ा है। लेकिन हमारे कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो उन देशों में अपना एक छत्र राज्य करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत अपना वहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने में कामयाब रहा है। भारत ने हर संभव कोशिश की है कि जो भी देश उसके पड़ोसी देश हैं उनको वो जब मुसीबत की घड़ी में हर संभव मदद दे सके, और जब भी कोई उनके पास संकट आता है तो भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। जैड़ा जी, यहीं पर एक सवाल आता है, क्योंकि भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश बहुत कुछ ऐसी कोशिश होती है कि भारत अस्थिर रहे, और अब भारत में लगातार 10 साल से हमने एक स्थिर सरकार देखी है, एक मजबूत सरकार देखी है, और अब फिर भारत में एक मजबूत सरकार आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में वही प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की हम बात करें या विदेश नीति की बात करें जिसमें उन्होंने परचम फहराया है। तो इसका कितना फ़र्क जो कुछ पड़ोसी देशों, जिनका हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी जो नीति रही है, भारत विरोधी नीति रही है, उस पर कितना कुछ फ़र्क पड़ेगा इसका? जैसे कि कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, वो उनकी एक कोशिश रहती है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, वहाँ पे कोई ऐसे स्थिर सरकार या मजबूत सरकार या जो एक राष्ट्रभक्ति जिसका एक सबसे पहला एजेंडा हो, ऐसी सरकार नहीं बने, ताकि वो अपनी भारत में या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको उकसा सकें या यहाँ पर भारत में अपनी मनमानी चला सकें। लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। इस बार हो सकता है किसी देश को उम्मीद हो कि शायद इस बार कुछ जो स्थिति अलग हो, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ। फिर एक मजबूत सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में बनी है। तो मुझे लगता है कि जो देश ये सोचते थे उनके मंसूबों पे तो पानी फिर गया है। लेकिन जो हमारे छोटे पड़ोसी देश हैं, जो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश हैं वो उनको बहला रहे हैं, वो उनको बहकाते हैं या वो उनके निजी मामलों में ज़्यादा दखल करते हैं या भारत को कभी उनको मदद करके भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करते हैं, उन देशों के मंसूबे भी इसमें फेल हो गए हैं। और जो हमारे छोटे यहीं पर एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत लगातार पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वहाँ पर भारत के लिए स्थान मांग रहे हैं। न सिर्फ स्थान मांग रहे हैं बल्कि उनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी आमूलचूल चेंजेस होने चाहिए। तो उस दिशा के लिए कितना फ़ायदा है लगातार प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना?
इस मामले में सबसे दो महत्वपूर्ण बातें मैं पीछे थोड़ा G20 की मीटिंग में भी ले जाऊंगा। जैसे भारत के प्रयासों से G20 में हमने साउथ अफ्रीका को एक G20 का मेंबर बना दिया था। तो साउथ अफ्रीका यूनियन में बहुत सारे कंट्री हैं, 50-51 कंट्री हैं, और बाकी हमारे जो छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ हैं। जब भी यूएन में सुधारों की बात आएगी या भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य बनाने की बात आएगी, वो सारे देश जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे वो अफ्रीका यूनियन हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों, चाहे हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ वाले देश हों जो आमतौर पर नॉर्थ अमेरिका के देश होते हैं, तो वो देश जब ऐसी नौबत आएगी वो भारत का समर्थन करेंगे। और चाहे वो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाने की बात हो या जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात कही है उस पर कभी वोटिंग की नौबत आती है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये देश हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 में उनकी आवाज़ को बुलंद किया गया, जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका को G20 का सदस्य बनाया गया, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही अनुकूल स्थितियां हैं। अगर अगले 5 साल के भीतर ऐसी स्थिति आती है और ये हमारा जो डिमांड है भारत की जो है उस पर आगे काम होता है, तो मुझे लगता है कि भारत की उसमें जीत सुनिश्चित है। मदन मोहन जी, एक सवाल और। प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से कहा कि ये वही दौर है जिसमें हम 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पर आने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वो स्पीड की बात करते हैं, स्केल की बात करते हैं। मंत्रिमंडल का अगर स्वरूप देखें तो बहुत सारे ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया है दूसरे इससे पहले वाले कार्यकाल में। किस रूप में देखते हैं पूरी दुनिया भारत की इस उभरती हुई शक्ति को, और किस तरीके से आप देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल का वर्तमान आकार है इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर सके? देखिए, इसमें जैसे हमने कहा कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनना है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें कि हमें अपना जो पहले अपनी जो कंजम्पशन पैटर्न है या हमें जो अपना इनकम है वो बढ़ानी होगी। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, रेल का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, उद्योग अगर लगते हैं, तो उसका असर ये पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों का अगर खर्च करने का पैटर्न बनता है तो वो अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ा ले जाता है। तो धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें होंगी, और काफ़ी हद तक हो रहा है, जैसे मेक इन इंडिया पे पिछले 10 सालों से काम हो रहा है। आज भारत इस स्थिति में आ गया है कि चिप्स यहाँ बनने लग गई, जिसके लिए कभी एक ज़माना था कि चिप नहीं मिलने की वजह से यहाँ गाड़ियाँ नहीं बन पा रही थी देश में। इवन खरीदार बाहर खड़े थे, 1-1 साल तक वेट कर रहे थे गाड़ियों के लिए, गाड़ी बन के नहीं आ रही थी। इसलिए बन के नहीं आ रही थी कि गाड़ी की चिप बाहर से नहीं मिल रही है। आज वो चिप देश में बननी शुरू हो गई है, तो अब वो चिप का संकट खत्म हो गया है। इसी प्रकार जैसे हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तमाम जो साजो सामान था बाहर से आ रहा था, तो भारत सरकार ने 70% जो डिफेंस का बजट होता है खरीदारी का, 70% की खरीदारी देश के भीतर ही की जाएगी, ये एक शर्त लगा दी बजट में ही। अब जो अगर 1 लाख करोड़ रुपया डिफेंस बजट का अलॉट होता है हर साल, तो उसमें 70,000 करोड़ रुपए की खरीद देश से ही होती है। लेकिन मेरी जानकारी है कि इससे कहीं ज़्यादा हो रही है। तो जब वो खरीद देश से ही होगी तो देश से तब होगी जब वो देश में बनेगा। तो देश में बन रहा है इसलिए देश में खरीद हो रही है, तो वो जो देश का पैसा है वो देश में ही रोटेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थितियाँ धीरे धीरे पिछले 5 साल में हमने तैयार की हैं, इस 5 साल में उसके नतीजे सामने आएंगे। और जो लक्ष्य है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, तो उस दिशा में हम सफलता जरूर हासिल करेंगे। मदन मोहन जी, एक बार फिर इसी मुद्दे पर आते हैं चंद्रशेखर की मंत्रिमंडल का जो स्वरूप रहा, देखिए तो निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़ से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल के वर्तमान स्वरूप में शामिल हैं। आधी आबादी की जो अपेक्षाएं हैं या फिर नारी सम्मान को समर्पित जो सरकार की प्रतिबद्धताएं हैं, चाहे वो नारी वंदन अधिनियम के से लेकर देखें या फिर महिलाओं को ड्रोन दीदी तक ले जाने की पूरी फहरिस्त, किस रूप में देखते हैं कि नारी स्वावलंबन सशक्तिकरण के साथ साथ एक स्वाभिमान के नए दौर में प्रवेश कर रही है, और इस कार्यकाल को किस रूप में आप देख रहे हैं? एग्जैक्ट मैंने अभी कितनी महिला मंत्री बनाएगी ये मैंने अभी गिना नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, मैं वहाँ राष्ट्रपति भवन में समारोह में मौजूद था, अच्छी खासी संख्या में महिला मंत्रियों को जगह दी गई है। और सबसे बड़ा जो बड़ी मंत्री हैं, जो पिछली बार वित्त मंत्री थी और जिसकी उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी उनको वित्त मंत्रालय ही मिलेगा, तो निर्मला सीतारमण है, वो भी वहाँ मौजूद थी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी दी गई है। लेकिन अगर इस बार भी अगर हम ये कहें कि कोई कमी बेसी रह गई है, तो अगले 5 साल का हमें और इंतजार करना होगा, क्योंकि 2029 में जो 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला कानून है वो लागू हो जाएगा। जैसे ही 33% महिलाएं संसद में जीत के आएंगी, तो मुझे लगता है कि तब कैबिनेट में उनके जो संख्या है
और भी काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी संख्या सही है, उसका एक बार स्टडी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अभी भी पर्याप्त संख्या में महिलाओं को जगह दी गई है और ये एक अच्छी बात है। और जिस तरह से एक पिछले सरकार में ही हमने वो विधेयक पारित किया था, नारी शक्ति बंधन विधेयक, जिसमें विधानसभाओं में और संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने की बात है। 7 महिलाएं हैं, तकरीबन 10% से ज़्यादा ही, अगर 72 पूरा का पूरा आंकड़ा बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि 10% से और ज़्यादा होना चाहिए और वो होगा भी, जिस तरीके से प्रतिबद्धता है। जो आप कह रहे हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लागू होने के बाद प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। चंद्रशेखर। बिल्कुल मदन मोहन जी, एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जब चुनाव से पहले सभी विभागों को 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के लिए कहा था, तो अब क्योंकि मंत्रियों ने शपथ ले ली है और कुछ ही समय के बाद हो सकता है आज रात को या कल सवेरे या कल दिन में जो प्रोफाइल हैं मंत्रियों के वो सामने आ जाएं, तो ये 100 दिन का एजेंडा जो प्रधानमंत्री की ओर से सभी विभागों को कहा गया था कि आप तैयार करें, इसका कितना कुछ फायदा मिलने वाला है नई सरकार को? देखिए, जो 100 दिन का एजेंडा है उस पर काम चल रहा है, क्योंकि उसको अभी जो सेक्रेटरी हैं वो तैयार कर रहे हैं, वो एजेंडा तैयार कर रहे हैं और क्या क्या उसमें होना है, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या जो घोषणा पत्र में जो बात कही गई उनको कैसे पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि अभी मंत्री का विभाग तय नहीं है, लेकिन जो सेक्रेटरी लेवल पे काम है, जो डिपार्टमेंट लेवल पे काम है, वो उसके लिए तैयारी चल रही है। और जैसे ही विभाग बटेंगे और अगली कैबिनेट की बैठक होगी, मुझे लगता है कि पहला एजेंडा उसमें उसी 100 दिन के एजेंडे पर ही चर्चा होगी, या हो सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें से 1-2 बड़े फैसले भी पहली कैबिनेट बैठक में शायद हो जाएंगे। तो एजेंडा इधर सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, मंत्री का डिपार्टमेंट तय हो रहा है, लेकिन जो विभाग है, विभाग तो वही है, सेक्रेटरी तो है ही सब जगह, तो वो लोग उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट बैठक में हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। मदन जी, एक और मैं टिप्पणी लेना चाहूँगा। जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी, एनडीए संसदीय दल की बैठक में, संविधान भवन में, संविधान सदन में, पुराने पार्लियामेंट में, उसमें प्रधानमंत्री जी ने साफ तरीके से कहा कि अगले 10 साल में, उसको उन्होंने रिट्रीट भी किया कि अगले 10 साल में क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बेहतर करेंगे, मध्यम वर्ग के लिए, उच्च वर्ग के लिए और ज़्यादा सहूलियतें लेके आएंगे, लोकतंत्र मजबूत करेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे। जिस तरीके से कहीं विपक्षी दल एक ऐसी मनोदशा में लेके चलता है कि सरकार स्थिर होगी, एक साफ संकेत, साफ संदेश आज मंत्रिमंडल के गठन स्वरूप से लेकर पूरे विपक्ष को ये मिल जाता है कि पूरी तरीके से स्थिर, स्थायी और साथ ही साथ प्रतिबद्ध सरकार। मुझे लगता है कि जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात उन्होंने कही है, इसका सीधे से मतलब है, एक तो वही चाहते हैं कि जो हर ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, क्वालिटी शिक्षा हो, क्वालिटी वाली स्वास्थ्य व्यवस्था हो, वो हर आदमी की पहुंच में रहे। एक वर्ग की पहुंच में है, एक वर्ग को इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे लगता है कि उनका फोकस इसी बात पर है कि स्वास्थ्य और सुविधाएं हर व्यक्ति को मिले और ताकि उसकी लाइफ की गुणवत्ता सुधरे। दूसरा, ये माना जाता है कि एक बेहतर पोषण हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, बहुत गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है। हालांकि पिछले अगर 5-10 सालों की बात करें तो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर भी निकले हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो उनको कैसे एक पूरा पोषण मिले, कैसे बेहतर खाद्यान्न व्यवस्था मिले, इसकी ये भी सुनिश्चित करने की बात कही है। 10 साल का रोड मैप दिखा है, बिल्कुल सीधे तरीके से 10 साल का रोड मैप उन्होंने दिखाया है कि 5 साल की चिंता नहीं, 10 साल तक हम रोड मैप लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगले 10 साल में हम करीब करीब जो बाकी गरीबी है उसको हम एक दूर करेंगे, ताकि लोगों का जीवन स्तर हम सुधारेंगे। वो इसलिए सुधारेंगे, लोगों को एक काम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनका अपना जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो मुझे लगता है कि उनका फोकस यही है कि जैसे पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है, तो अगले 10 सालों में वो कोई संख्या नहीं बताई गई है, 25 करोड़ जो बाकी लोग हैं या चाहे 30 करोड़ है उनको बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि सारा उनका इसी तरफ है। अश्विनी ने विपक्ष का नाम लिया था, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जड़ा साहब जी। आज आप वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, विपक्ष के कितने नेता वहाँ पर मौजूद थे? और खासकर राहुल गांधी जो लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, क्या वो वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ नज़र तो नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष सिर्फ एक जो खाना पूर्ति के लिए तो मौजूद था वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये एक बड़ा कार्यक्रम था, तो सिर्फ ये नहीं कि हमने एक अपना प्रतिनिधि भेज दिया, तो ज़्यादा दलों के लोगों को, और चूँकि एक समारोह है वो देश का समारोह है, तो मुझे लगता है कि और अच्छी तादाद में अगर विपक्ष रहता
राहुल गांधी स्वयं भी रहते या और भी बड़े उनके जो नेता हैं सभी रहते, तो एक अच्छी स्थिति होती। और आप क्योंकि अगले 5 साल तक तो आपने सरकार से लड़ाई करनी है, लेकिन जब समारोह है तो समारोह तो एक समारोह है, उसमें जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्थिति होगी अगर विपक्ष वहाँ पर ज़्यादा संख्या में मौजूद रहता। जड़ा साहब, हमने कभी इतिहास में भी हमने देखा है, पक्ष को भी देखा है, विपक्ष को भी देखा है, इस तरह के संबंध शायद हमने नहीं देखे, क्योंकि चुनाव के बाद इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं और वहाँ पर जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो वहाँ पर से नदारद थे। देखिए, कुछ सालों से ये हम ट्रेंड देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जो एक पक्ष विपक्ष के बीच एक संसद के अंदर जब होते थे, दोनों में एक आमना सामना होता था, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे तो वो एक कोई ऐसा मतलब ये नहीं रहता कि हमारा ये कोई दुश्मन है या इनसे हमारा कोई लड़ाई है, तो एक मैत्री भाव रहता था। वो चीज़ अब हम देख रहे हैं कि ख़त्म हो रही है। हमने ये भी देखा चुनाव में जो नेताओं के आपस में भाषा है वो कितनी कड़वी हो रही है। वो कई बार तो वो इतनी ज़्यादा कड़वी होती है कि भाई लोग कल्पना करते हैं कि जब ये आमने सामने मिलते होंगे तो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते होंगे या कैसे नमस्ते बोलते होंगे, कैसे करते होंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और आप जब मतलब ये तक हमने देखा है कि पार्लियामेंट में भी कवर करता हूँ, ये तक हमने देखा है कि पार्लियामेंट में अगर कोई सरकार अच्छा कानून लाती है तो विपक्ष उसको अच्छे सुझाव देता है कि इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए। मुझे याद है कि यूपीए में जब मनरेगा कानून लाया गया था तो उसमें उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था तो उसके हेड कल्याण सिंह हुआ करते थे। तो कल्याण सिंह ने बाहर मीडिया से कहा था कि मैंने ये सरकार जो लॉ लेके आई थी, मैंने उसमें इतनी मेहनत की, मैंने उसे और अच्छा बना दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी कि एक सरकार एक लॉ लाई, विपक्ष ने उसे और अच्छा बना दिया। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति है कि विपक्ष ये समझता है कि सरकार की हर बात का विरोध करना है, चाहे वो अच्छी भी है तो उसका विरोध ही करना है हमें। राजनीतिक शिष्टाचार में कहीं ना कहीं कमी आई है। और ये लोकतंत्र के लिए कितना खराब है पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह के संबंध होना। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए तो साथ में यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि विपक्ष मजबूत हो लेकिन वो सकारात्मक हो, शिष्टाचार भी। हाँ, उसमें शिष्टाचार भी हो। अगर सिर्फ विपक्ष इस बात के लिए विपक्ष रहेगा कि उसे विरोध ही करना है तो मुझे लगता है कि तो फिर तो एक उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अगर विपक्ष ये रहे कि हमें सरकार को राह दिखानी है, हमें सरकार जहाँ खराब कर रही है वहाँ उसका विरोध करना है, जहाँ अच्छा कर रही है तो उसे और बताना है कि उसकी मदद करनी है, उसका समर्थन करना है, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति होगी तो एक जो परिभाषा है किताबों में लिखी गई लोकतंत्र की वो ज़्यादा सार्थक होगी। ठीक है, इस बीच में एक बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर से आई है। अश्विनी, जम्मू कश्मीर से। हाँ, निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले के बाद बस पलट गई और गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, वहीं 30 से अधिक तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस शिवखोड़ी मंदिर के पास रानसू से जम्मू के कटरा शहर की तरफ जा रही थी। जम्मू कश्मीर के नंबर वाली इस बस में कई तीर्थयात्री सवार थे। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल की टीम पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और ये बस खाई में गिरी है। आतंकी हमला हुआ लेकिन उसके बाद नियंत्रण खो देने के बाद ये बस खाई में गिरी है और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और यहाँ पर सुरक्षा बल और पुलिस के जवान वहाँ पर मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। राहत एवं मदन मोहन जेड़ा साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज का दिन ही चुना गया। आज जब एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में एक तरह से आतंक की कमर तोड़ दी गई है पिछले 10 साल में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सीधे आतंकियों को ख़त्म करने की बात हो। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करें, हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रियासी से। देवेंद्र, क्या कुछ खबर है अभी आपके पास? जी, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि काफी दुखद हादसा है। ये श्रद्धालुओं से भरी बस जो कि शिवखोड़ी से दर्शन करके श्रद्धालु जो है वो लौट रहे थे कटरा की ओर। ये शिवखोड़ी से लगभग 5 किलोमीटर गाड़ी जो है कटरा की तरफ आई थी और इस पर आतंकी जो है वो हमला करते हैं। आतंकियों ने जो हमला किया वो पहली जो गोलीबारी हुई वो उन्होंने ड्राइवर जो गाड़ी का ड्राइवर था उसको उन्होंने मारा और उसके बाद गाड़ी के जो टायर थे उस पर गोली चलाई है, ऐसी सूचना मिली है। जिसके बाद जो गाड़ी का संतुलन जो है वो बिगड़ता है और गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है। अगर बात करें नंबर्स की तो लगभग 9 लोगों के मरने की पुष्टि जो है यहाँ पर हो चुकी है और 33 लोग जो हैं वो घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। ज्यादातर जो घायल लोग हैं उन्हें कटरा के नारायणा जो हॉस्पिटल है वहां भेजा गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है और जिन्हें कम चोटें आई हैं लोगों को उनका इलाज रियासी के अस्पताल में चल रहा है। वही देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे इस पूरे उस पर केंद्रीय इस पूरे घटनाक्रम पर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रियासी में हुई इस दुर्घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने इस घटना पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। तीर्थयात्रियों के खिलाफ इस जघन्य कृत्य में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। ट्वीट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ हो माफ करिएगा, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। वर्तमान शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हमले की घटना से बहुत दुखी हूँ। उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की और घटना की जानकारी ली। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ईश्वर मृतकों के प्रियजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बिल्कुल, देवेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रियासी से। देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कायराना हरकत है आतंकियों की, और अब ये हाल के दौर में हम देख रहे हैं कि जब आतंकियों की वहाँ पर कमर टूट रही है, आतंकी अब जो सिविलियंस हैं उन पर हमला कर रहे हैं, और आज ये तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला किया गया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्राथमिक तौर पर जो वहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, सुरक्षा बलों के लोग मौजूद हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे ही ये जो इंसिडेंट होता है उसके बाद घायलों को यहाँ से उपचार के लिए भेजा गया है। और अगर बात करें इस समय स्पॉट की, तो यहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो पहुंच गए हैं। आर्मी के कमांडोज जहाँ पहुंच गए हैं, पूरे इलाके को घेर दिया गया है। अब एक बात बता दूं आपको कि पिछले काफी देर से इस इलाके में ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि इस इलाके में कोई आतंकी मूवमेंट है या कोई आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। ये इलाका पूरा शांत था। यहाँ पे लोग भारी संख्या में, अगर बात करें तो श्रद्धालु और जो टूरिस्ट यहाँ पे पहुंच रहे थे। और जैसे कि आज रविवार का दिन था, सुबह से ही लोग शिवखोड़ी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। लंबी लंबी कतारें लगी थी। तो यकीनन ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो कायराना हरकत करने वाले जो लोग हैं, उन्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं, और उसी के चलते उन्होंने आज कायराना जो हरकत की है। ठीक है, मदन मोहन जैड़ा जी, हमने देखा कि इन चुनावों के दौरान भी लगातार पाकिस्तान की ओर से बयानबाजी होती रही। पाकिस्तान के जो वहाँ पर बड़े सियासतदान, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग हैं, जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगली बार प्रधानमंत्री उनको नहीं बनना चाहिए। ये लगातार वो कह रहे थे। अब जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो इस तरह की कायराना हरकत शुरू कर दी गई है। नंबर 1 तो ये बताया जा रहा है कि इस इलाके में कोई आतंकियों की मूवमेंट नहीं थी, और नंबर 2 ये हमला एक श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया गया है, और नंबर 3 आज का वक्त चुना गया है शाम को, जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जो आतंकवाद प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा अलर्ट पे थे, बहुत ज़्यादा अपने तैनात थे। तो उन्होंने ऐसा एरिया चुना है जहाँ पर अभी तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी, ताकि सुरक्षा बलों को की आंखों में धूल झोंकी जा सके। मुझे लगता है कि इसमें वो सफल भी हुए हैं, और निश्चित रूप से इसका आज के दिन इसको जानबूझ के लक्ष्य बनाया गया था, ताकि एक गलत मैसेज दिया जा सके, जिसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर में जो होम ग्रोन आतंकवाद था, उस पर हमारे सुरक्षा बल काफ़ी हद तक काबू पा चुके हैं। वो करीब करीब खत्म हो चुका है, और उसके सुरक्षा बलों ने तो अपनी तरफ से खत्म किया ही है। इसके अलावा जो जब से वहाँ पे धारा 370 खत्म हुई है, केंद्र की योजनाओं का फायदा वहाँ पे मिल रहा है, घाटी में मिल रहा है, और जिस प्रकार से अभी वहाँ पे सफलतापूर्वक चुनाव हुए हैं, आम चुनाव हुए हैं, और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें मतदान में हिस्सा लिया है, वो ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब अमन चैन चाहते हैं। वो अब पाकिस्तान के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। मदन मोहन जी, पाकिस्तान से बार बार ये इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है कि ये एक बार वो फिर कामयाब हो गए, इस तरीके की कायराना हरकतों से जवाब दिया जाएगा। हाँ, इस तरीके की कायराना हरकतें या फिर सीमा पार से जो प्रायोजित आतंकवाद है लगातार,
क्योंकि कश्मीर तो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। जम्मू में इस तरीके की छुटपुट घटनाएं होती, लेकिन बेनकाब तो पाकिस्तान भी होता है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि इस तरीके से टाइमिंग को देखते हुए, फिर टाइमिंग की जगह तीर्थयात्रियों को देखते हुए, किस रूप में आप देखते हैं इसको? नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अभी तक सिर्फ एक यही बहाना होता था जब भी कोई ऐसी घटना होती थी, कहता नहीं हमारे पास नहीं, ये तो आपके यहाँ के लोग ही करते हैं। अब चूंकि जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर के खाया वैली की भी बात करें तो वहाँ पर जो होम ग्रोन आतंकवाद था, जो वहाँ पर छिटफुट जो लड़कों को गुमराह कर लेते थे पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान के लोग ही करते थे, वो भी ठीक है। जमीनी हकीकत इसमें क्या है, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो इलाका है जहां पर ये घटना हुई है, ये पाकिस्तान सीमा से दूर है या क्या, इसकी लोकेशन क्या कुछ है? बात करें तो पाकिस्तान देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से लगता जिला रजौरी है और रजौरी के बाद रियासी जिला आता है। ये जगह पे जो घटना हुई है वो जगह रियासी जिले का हिस्सा है और पाकिस्तान से काफी दूर है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से रजौरी जो है उसके बॉर्डर शेयर होता है LOC पे, तो यकीनन वहाँ से ये लोग आए होंगे और इन्होंने ये हरकत की है। अदरवाइज ये जो इलाका है ये काफी घना इलाका है, यहाँ पे काफी डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ पे इस तरह की हरकत करके बच के निकलना थोड़े समय के लिए लगता है कि आसान है, लेकिन हमारे जवान जो है सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुंचे हुए हैं। भारतीय सेना, पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें तो पूरे इलाके को घेरा गया है। रात का समय है, यकीनन सुबह जो है वो ऑपरेशन। ठीक है देवेंद्र, ये बहुत बड़ी सूचना देवेंद्र की ओर से दी गई है, क्योंकि इस इलाके में कोई मूवमेंट थी नहीं, लेकिन ये इलाका कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो सीमा है उससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन पाकिस्तान से घुसकर इस इलाके में आना काफ़ी आसान है। और जैसा कि मदन मोहन जेड़ा बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर में जो वहाँ का होम ग्रोन टेररिज्म है वो लगभग खत्म हो चुका है, और पिछले 10 साल में जिस तरह से कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ी गई है आर्थिक रूप से और दूसरे तौर पर, उसका असर कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ जो जम्मू और कश्मीर में इस बार चुनाव हुए हैं, जो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज आया है, उसका असर भी देखा जा सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। ICC T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान के सामने 120 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी रही और कोहली 4 और रोहित शर्मा 13 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गए। इसके बाद आए ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। अक्षर 20 रन बनाकर आउट हुए, वहीं सूर्य कुमार केवल 7 रन बना सके। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे पंत बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 42 रन पर कैच आउट हो गए। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया और पूरी टीम 19 ओवर में 119 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हैरिस राउफ ने 3-3 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मदन मोहन जेड़ा जी स्टूडियो है, आपने हमसे विस्तार से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।